हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं हमारे नई वीडियो के बारे में, जो है यूनिफाइड पेंशन सिस्टम वर्सेस नेशनल पेंशन सिस्टम। तो आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे कि जो यूपीएस है आपका यूनिफाइड पेंशन सिस्टम और जो एनपीएस था आपका, जो अर्लियर एनपीएस था, जो अभी भी चल रहा है, दोनों में क्या की डिफरेंसेस हैं, क्या क्या प्रोविजंस है दोनों में, और दोनों में से बेहतर कौन है ना। और इसके बारे में हम कंपैरेटिव एनालिसिस भी करेंगे कि किस में बेनिफिट क्या क्या, किस में कितना कंट्रीब्यूशन रहता है, किस में कितना बेनिफिट रहता है। तो आपको हमारे इस वीडियो के माध्यम से आपको जो दोनों में जो डिफरेंसेस है वो आपको क्लियरली डाउट का आपके क्लियर हो जाएंगे, और आपको मोस्ट प्रोबेबली आपको ये भी पता पड़ जाएगा कि कौन सा बेहतर है, आपको क्या ऑप्ट करना चाहिए अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ओवरव्यू ऑफ पेंशन सिस्टम। तो ओवरव्यू क्या है, दोनों के बारे में हम जानेंगे। दोनों पेंशन सिस्टम बेसिकली है क्या, यूपीएस क्या है, यूपीएस का भी देखेंगे और एनपीएस का भी हम देखेंगे। अगर हम बात करते हैं यूपीएस की, इंट्रोडक्शन टू यूपीएस, तो यूपीएस की बात करें तो आपको जैसे पता होगा जो गवर्नमेंट ने ये 1 अप्रैल से ही इसको इंट्रोड्यूस किया है। लेकिन गवर्नमेंट जो लेके आई थी वो अगस्त में, लास्ट ईयर अगस्त सितंबर में लेके आई थी 2024 में। बट जो वो इफेक्टिव है वो 1 अप्रैल 2025 से ही इफेक्टिव है। तो जो जो न्यू ज्वाइनी रहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, जो 1 अप्रैल 2025 के बाद ज्वाइन करने वाले हैं, वो डायरेक्टली यूपीएस के लिए एलिजिबल रहेंगे, उनके लिए एनपीएस एप्लीकेबल नहीं रहेगा। और जो ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्वेंट है, जो एनपीएस के लिए ऑप्ट किया हुआ है, उनके पास ऑप्शन है कि वो यूपीएस में इसको कन्वर्ट करा सकते हैं। तो उनका जो एनपीएस है वो बंद हो जाएगा, उनका यूपीएस चलता रहेगा। एनपीएस अगर उनको अपने पर्सनल उसके लिए पर्सनल उसको मैनेज करना है तो कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट जब अगर वो स्विच कर लेंगे तो वो यूपीएस में आ जाएंगे। तो ये यूपीएस के हैं। इसमें क्या है, गवर्नमेंट ने एक फिक्स आपको बताया गया है कि आपको इतना अमाउंट आपका मिल जाएगा। अगर आप 25 साल की सर्विस करते हैं, वो हम प्रोविजंस आगे देखेंगे, तो आपको इतना बेसिक सैलरी, आपको एवरेज बेसिक सैलरी करके इतना अमाउंट आपको मिल जाएगा। तो आपको एज ए गारंटी है, एश्योर्ड है कि आपको इतना पेंशन तो मिल ही जाएगा अगर आप एक लिमिटेड जो सर्विस पीरियड है उतना पर आप क्रॉस करते हैं। तो साथ में इसमें क्या है दोस्तों, इन्फ्लेशन के बारे में बताया गया है। अगर महंगाई होती है तो जैसे आपको सीपीआई एआई, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस एआई सीपीआई का डेटा आता है, जिसमें महंगाई के बारे में बताया जाता है कि कितना महंगाई चल रही है। तो वो उसका प्रोविजन इसमें दिया हुआ है कि अगर डीए बढ़ेगा तो आपका पेंशन भी बढ़ेगा, है ना। तो उसमें कि अब तो फ्यूचर में महंगाई तो दिन प्रतिदिन बढ़ी रही है, पहले महंगाई कम थी, अब बढ़ रही है, धीरे धीरे आगे और भी बढ़ेगी। तो वो कंपोनेंट अगर आपकी पेंशन में है, सो दैट कि वो इन्फ्लेशन को मेंटेन करके रखे। अगर मान लीजिए, अगर आज 1 लीटर दूध की हम बात करें, अगर वो आज 70 रुपये में आ रहा है और कल वो 80 रुपये में आएगा, और आपका पेंशन आज मान लीजिए आप उसको 70 रुपये अफोर्ड कर रहे हैं, लेकिन कल आपकी पेंशन अगर उतनी ही रहेगी तो वो आप उसको 80 रुपये में आपको बाई करना पड़ेगा। तो आपका पेंशन उतनी ही है, बट आपका महंगाई बढ़ गई है। तो इसमें क्या है ना, जो महंगाई बढ़ेगी उसका आपको एज ए ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे आपका डीए बढ़ जाएगा, डीआरआर की बात करते हैं इसमें, वो बढ़ जाएगा, सो दैट कि आपका पेंशन अमाउंट भी बढ़ जाएगा। तो इसमें यूनिफाइड पेंशन सिस्टम में एक प्रोविजन बहुत अच्छा गवर्नमेंट ने दिया है। एक बार हम जो लिखा हुआ है पढ़ लेते हैं। द यूनिफाइड पेंशन सिस्टम consolidates the benefit of traditional pension system, providing a fixed retirement income based formula that considered the average basic pay and year of service। तो बेसिकली वो कहना चाह रहे हैं कि जो यूपीएस है आपका, वो आपको एक जो ट्रेडिशनल जो पेंशन सिस्टम था, जो पहले था ओल्ड पेंशन सिस्टम की हम बात करते हैं, इसमें कहते थे कि फिक्स पेंशन मिलता है, इतना पेंशन मिल जाएगा, उसी बेनिफिट वही ड्राइव करते हुए आ रहे हैं। साथ में इसमें क्या एक फॉर्मूला दिया हुआ है, जिसमें आपका एवरेज बेसिक पे किया जाएगा, नंबर ऑफ सर्विस से काउंट किया जाएगा। This system offers guaranteed pension and adjusts for inflation, ensuring financial stability for retirees। तो guaranteed pension मिलेगा आपको, और adjust for inflation ये है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि inflation मतलब महंगाई होगी, तो वहाँ से adjustment भी होगा, आपको डीए बढ़ के मिलेगा, तो आपका वो भी उसमें कवर होता है, सो दैट कि जो जो रिटायरीज है, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज बेसिकली रहने वाले हैं, उनके लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे।
अगर बात करें एनपीएस की, तो एनपीएस क्या है दोस्तों, मार्केट लिंक्ड है, शेयर मार्केट से लिंक्ड रहता है। जब भी आप एनपीएस अकाउंट खोलेंगे, हम आपके लिए एक वीडियो लेके आएंगे कि एनपीएस का अकाउंट कैसे खोला जाता है, हम उसके बारे में भी बताएंगे आपको। लेकिन क्या है एनपीएस की अगर बात करें तो एक क्या है, एनपीएस में हमेशा दो ऑप्शन रहता है, दो अकाउंट रहते हैं, टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 2 एज ए सेविंग अकाउंट आप मैनेज कर सकते हैं, कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं उसमें से, कभी भी आप उसमें पे इतना कोई लिमिट नहीं है उसमें पैसा जमा करने की, लेकिन उसका जो भी अर्निंग रहेगा वो टैक्सेबल होता है। अगर टीयर 1 की बात करूं तो बेसिकली वो रिटायरमेंट के पर्पज से बना हुआ है। जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे उनके लिए जितना भी कंट्रीब्यूशन जाता था वो एनपीएस के टीयर 1 अकाउंट में ही जाता था, है ना। और जो भी अकाउंट आप जब आपने अगर किसी ने थोड़ा सा खोला होगा, आपने जिसने भी एनपीएस बनाया हुआ है, तो उसमें क्या होता है दोस्तों कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, और आपका इक्विटी वाला पार्ट रहता है। तो उसमें क्या होता है, आपको परसेंटेज डिसाइड करना होता है कि आपको कितना परसेंट किस में रखना है, उतना ही एक्सपोजर आपका मनी उतना अगर आपने मान लीजिए 75% इक्विटी में रखा है, तो 75% आपका जितना भी आप कंट्रीब्यूशन उसमें कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसका जो 75% रहेगा उसका एक्सपोजर जो रहेगा आपका, वो आपके मार्केट में रहेगा। इक्विटी आपने लिया हुआ है तो शेयर मार्केट में उसका एक्सपोजर रहेगा। रिमेनिंग जो 25% बचा, उसमें से मान लीजिए 10% आपने कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में दिया और 15% आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में दिया। तो 10% जो अमाउंट आपका रहेगा वो कॉर्पोरेट बॉन्ड से एक्सपोजर रहेगा, और 15% का गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में एक्सपोजर रहेगा। तो इस तरीके से उसमें रहता है। मोस्टली वो मार्केट लिंक्ड रहता है, क्योंकि इक्विटी में ही ज़्यादा बेनिफिट इंटरेस्ट मिलता है, तो लोग इक्विटी में ज़्यादा रखते हैं। अगर जो कम एज के हैं, जो अभी नौजवान है, वो हमेशा इक्विटी में ज़्यादा रखते हैं। 78% तक अलाउड कर देता है। अगर हम उसमें ऑटो में नहीं जाते हैं, अगर आप अपना कस्टम कराते हैं उसमें, तो आप 78% तक आपको इक्विटी में अलाउ कर देता है। अगर बात करें इसकी बाकी बाकी कंपोनेंट्स में रहता है, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स, हमने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की मैंने आपसे बात करी है, तो वो क्या है, मार्केट लिंक्ड है। अगर शेयर मार्केट बढ़ेगा तो आपका पैसा बढ़ेगा, ठीक है, और शेयर मार्केट अगर गिरेगा तो पैसा गिरेगा। तो एनपीएस में क्या है, कोई भी फिक्स रिटर्न नहीं है कि आपको इतना रिटर्न मिलना ही है, या उसमें कोई गारंटी पेंशन नहीं है कि इतनी गारंटी आपको पेंशन मिल ही जाएगा। एनपीएस में जितना रिटर्न आपको आएगा उसके बाद आपको एन्युटी परचेज करनी होती है। एन्युटी, उसमें एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर्स के नेम्स दिए जाते हैं, जैसे आपका एसबीआई म्यूचुअल फंड हो गया आपका, या आपका आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड हो गया, एचडीएफसी है, रिलायंस है, मैक्स है ना, एलआईसी है ना, तमाम तरीके के एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर हैं। तो आपको जब आपको 60 साल के आप हो जाते हैं, तब आपको वहाँ से पेंशन परचेस करना होता है। पेंशन इन्हीं सर्विस प्रोवाइडर से, एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर, इनसे आपको लेना होता है। और आपको जितना भी आपका कॉर्पस, जो भी पैसे, जो भी इन्वेस्टमेंट होता है, जो बढ़ जाता है, उसको कॉर्पस कहा जाता है। तो जो भी आपका कॉर्पस बढ़ जाता है उसके लिए आपको एन्युटी परचेस करना होता है। एन्युटी इज नथिंग शॉर्ट ऑफ, एन्युटी इज अ पेंशन। आप ये मान के चले, एन्युटी जो वर्ड है उसका मतलब होता है पेंशन। तो आपको उन्हीं बैंक में से किसी से आप चूज करके, आपको जो भी ऑप्शंस रहते हैं बहुत सारे, कि आपको आरओसी वाला लेना है या सिंगल लाइफ लेना है, जॉइंट लाइफ लेना है, हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे जब हम एनपीएस की बात करेंगे तब। तो उसके हिसाब से क्या, एन्युटी एनपीएस में जो आपकी पेंशन है वो ऐसा फिक्स नहीं है कि आपको इतनी मिलेगी, सबको इतनी मिलेगी, कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है। डिपेंड करता है वो आपका कॉर्पस कितना है और आपने कौन सा ऑप्शन चूज किया। वो दोस्तों, एनपीएस के बारे में मैंने काफ़ी डिटेल में बताया, एक बार डेफिनेशन भी देख लेते हैं। एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम, जिसको हम कहते हैं, इज ए मार्केट लिंक्ड रिटायरमेंट सेविंग प्लान वेयर द पेंशन अमाउंट इज वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द इन्वेस्टमेंट रिटर्न ऑफ द एक्यूमुलेटेड कॉर्पस। वही ये बोल रहे हैं कि जो भी, जितना भी आपका कॉर्पस एक्यूमुलेटेड है, जितना भी कॉर्पस रहेगा, तो उतना आपको जो इन्वेस्टमेंट जो रिटर्न रिटर्न उसमें मिलता है, उस पर डिपेंड करता है कि आपको पेंशन कितना रहेगा, है ना। मार्केट लिंक रहना है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अनलाइक यूपीएस, इट डज नॉट गारंटी अ फिक्स पेंशन। मतलब अनलाइक यूपीएस की अगर बात करें तो वो फिक्स देता है, बट आपको फिक्स नहीं देगा, है ना। तो इसमें क्या, आपको बस, इसमें क्या, आपको थोड़ा सा फंड मैनेजमेंट करने का फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाता है कि आपका पैसा है, आपको कैसे इन्वेस्ट करना है, किससे कब लेना है, कितना एन्युटी कब लेना है, कौन सी बैंक से लेना है, वो सब आपको इसमें, वो फ्लेक्सिबिलिटी इसमें आपको रहती है। हो सकता है कि मार्केट, शेयर मार्केट कभी इतना बूम कर जाए कि आपका पैसा एकदम जबरदस्त पैसा आपको रिटर्न मिल जाए उससे, तो आपको उससे फायदे भी हो सकते हैं, इसमें नुकसान भी हो सकता है। तो एनपीएस में प्रोविजन है। आगे देखते हैं दोस्तों।
अब हम बात करेंगे दोस्तों कंट्रीब्यूशन डिफरेंसेस की, कि दोनों में कितना कितना कंट्रीब्यूशन है। आपको जैसे पता है कि दोनों पेंशन स्कीम है, तो इसमें क्या है कि गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करती है, एम्प्लॉयर मतलब गवर्नमेंट एज ए एम्प्लॉयर में बात कर रहा हूँ, तो एज ए एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है और एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करता है, चाहे वो एनपीएस हो या यूपीएस हो। कितना कितना कंट्रीब्यूशन है वो हम आगे देखते हैं। अगर हम बात करेंगे यूपीएस की, तो यूपीएस में टोटल जो कंट्रीब्यूशन है दोस्तों, टोटल नहीं, अगर आपका जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो 18.5% ऑफ बेसिक सैलरी का रहेगा यूपीएस में। चूंकि ये एनपीएस से काफ़ी ज़्यादा है ना, तो आपको पैसा कंट्रीब्यूशन भी ज़्यादा रहेगा, आपका कॉर्पस भी ज़्यादा रहेगा, तो आपको हायर पेंशन मिलने के चांसेस दोस्तों ज़्यादा रहेंगे इसमें। ठीक है, इंश्योरिंग ए स्टेबल रिटायरमेंट इनकम बेस्ड ऑन अ प्री डिफाइंड फॉर्मूला ओवर देयर सर्विस पीरियड। तो एक प्री डिफाइंड फॉर्मूला है ना, और नंबर ऑफ सर्विसेज आपने कितना सर्विस किया और लास्ट आपका बेसिक कितना था उसका एवरेज करके फॉर्मूला है। तो इसमें कंट्रीब्यूशन लेकिन जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा वो 18.5% करेगा, और जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा दैट इज 10%। तो वो अभी एनपीएस में भी है, आगे देखते हैं। अगर बात करें एनपीएस की, तो एनपीएस में अभी प्रेजेंट में क्या है कि एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट करता है दैट इज ओनली 14%, लेकिन जो एम्प्लॉय करता है दैट इज ऑल्सो 10%। ठीक है, अनलाइक यूपीएस द कंट्रीज कंट्रीब्यूशन डज नॉट प्रॉमिस ए फिक्स पेंशन अमाउंट। तो भले ही कंट्रीब्यूशन 14% है और उसमें 18.5 है, बट एनपीएस में क्या है, आपको एक कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है कि आपको कितना पेंशन मिलेगा। प्लेसिंग द ऑनस ऑन मार्केट परफॉर्मेंस फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, तो मार्केट की परफॉर्मेंस पे टोटली डिपेंड करेगा। अगर मार्केट बहुत ही अच्छा करेगा तो पेंशन भी हो सकता है आपको ओपीएस से ज़्यादा मिल जाए, बट अगर मार्केट एवरेज परफॉर्म किया या आपको रिटर्न नहीं दिया मार्केट, तो आपको हो सकता है कि आपका कॉर्पस भी थोड़ा सा कम हो जाए और आपको उतना पेंशन भी ना मिले। तो ये थोड़ा सा डायलेमा है। जो लोग मार्केट को अच्छे से स्टडी करते हैं, समझते हैं, जानते हैं, वो लोग एनपीएस में रह सकते हैं, देख सकते हैं कि एनपीएस कैसा है, हो सकता है एनपीएस के साथ ही हो। और जो लोग को ऐसा टेंशन नहीं चाहिए कि कितना मिलेगा, मार्केट क्या है, ज़्यादा समझ नहीं आता है फाइनेंसिस के बारे में, तो वो यूपीएस के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, बात करेंगे पेंशन बेनिफिट। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो होने वाला है वो है पेंशन बेनिफिट का, कि हम यूपीएस में क्या पेंशन मिलेगा और एनपीएस में क्या पेंशन मिलेगा। सबसे पहले बात करेंगे यूपीएस की। तो यूपीएस में दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि आपका जो एवरेज बेसिक पे है उसका 50% आपको मिलेगा, लेकिन जो एवरेज बेसिक पे है वो लास्ट के जो आपका सर्विस रहेगा, लास्ट ईयर का सर्विस है ना, उसके 12 मंथ में जितनी भी आपको सैलरी मिली है उसका एवरेज एक निकाला जाएगा, और उस एवरेज मंथली सैलरी का आपको 50% आपको दिया जाएगा, है ना, बिफोर रिटायरमेंट। तो जो भी है, प्रोवाइडेड द एम्प्लॉय हैज एटलीस्ट 25 ईयर्स ऑफ सर्विस। इसका मतलब है कि आपको 25 साल की सर्विस अगर आपने की है तो ही ये फॉर्मूला आपके लिए लगेगा, है ना। अगर इससे आपने कम सर्विस की है तो उसी हिसाब से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, दिस एश्योरेंस एनहांसेस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फॉर रिटायरीज ऑफरिंग कंसिस्टेंट इनकम ड्यूरिंग रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट के बाद में आपको एक अच्छा खासा इनकम इसमें यूपीएस में मिल जाएगा विदाउट एनी वरी, विदाउट एनी टेंशन, क्योंकि इसमें आपको क्या है, 50% आपको जो एवरेज बेसिक सैलरी रहेगा बाय द टाइम। सी आज अगर आज कोई ज्वाइन करता है तो आपको पता है जैसे पे रिवीजन होता है ना, जिसको हम बोलते हैं वेतन आयोग लग गया। तो वेतन आयोग जो है हर 10 साल में सेंट्रल गवर्नमेंट में लगता है ना। तो उसमें क्या है, बेसिक बढ़ने लगता है, बेसिक बढ़ता है, तो बेसिक बढ़ेगा तो आपका क्या है, जब एवरेज निकाला जाएगा और उसका 50% किया जाएगा तो पेंशन भी आपको ज़्यादा मिलेगा। तो यूपीएस हमेशा मतलब पेंशन अगर बात करें तो पेंशन आपको फिक्स पेंशन मिलेगा, एक प्रॉपर फिक्स मतलब एक कैलकुलेशन के थ्रू आएगा, बाकी उसमें डीए का कंपोनेंट रहेगा वो तो रहेगा ही रहेगा, बट आपको फिक्स पेंशन भी मिलेगा, और साथ में आपको मतलब बेसिक का 50% आपको मिलेगा एवरेज करके। तो काफ़ी अच्छे प्रोविजंस यूपीएस में दिए गए हैं। बात करें अगर एनपीएस में, तो एनपीएस में जैसे मैंने आपको बताया कि कोई फिक्स पेंशन का कोई प्रोविज़न नहीं है, सब कुछ डिपेंड करता है आपका कॉर्पस कितना है, आपका कितना रिटर्न मिला आपको, और आपने कौन सा ऑप्शन चूज़ किया। तो इन कॉन्ट्रास्ट द एनपीएस डज नॉट गारंटी ए फिक्स पेंशन अमाउंट, द पेंशन इज डिपेंडेंट ऑन इन्वेस्टमेंट रिटर्न एंड द टोटल एक्यूमुलेटेड कॉर्पस एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, विच इंट्रोड्यूस वेरिएबिलिटी इन द पेंशन रिसीव्ड बाय रिटायरीज। मतलब वो अब जो भी रिटायरी होंगे उनका वेरिएबल तो हो गए, क्योंकि सी कॉर्पस भी भले ही आप आपका मान लीजिए दो दोस्त हैं और दोनों की सैलरी सेम है, फिर भी हो सकता है कि उनका कॉर्पस अलग अलग हो, क्योंकि उन्होंने पेंशन फंड मैनेजर जो चूज़ किया, जो आपका पैसा इन्वेस्ट करता है, उन्होंने हो सकता है अलग अलग चूज़ किया, जिसमें
जिसमें उनका उनके उन जो इन्वेस्ट किया वो उससे अलग अलग तरीके की कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो रिटर्न भी अलग अलग होगा। साथ ही साथ में आपने इक्विटी में कितना रखा है, बाकी उसमें जो उसमें पॉलिसीज है जैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, उसमें कितना एक्सपोजर रखा हुआ है, आपके हो सकता है फ्रेंड ने अलग किया हो, तो वो कॉर्पस हमेशा हर किसी का अलग अलग रहता है एनपीएस में। बात करेंगे अब हम फैमिली पेंशन की। तो यूपीएस में एक प्रोविज़न दिया हुआ है, अगर किसी की डेथ हो जाती है, मान लीजिए अगर कोई ऑफिसर जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी जो फैमिली होगा उसको 60% उसको उसके डिमाइस से जो भी पहले उसको पेंशन, मंथली पेंशन मिलना चालू हो जाएगी। वो उससे क्या होगा ना, उनकी फैमिली एटलीस्ट, वो बोलते हैं ना कि पेंशन हमेशा रिटायरमेंट के बाद काम आती है, तो बट जब अगर इनके किसी डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को पेंशन मिलना चालू हो जाती है, दैट इज 60% ऑफ बेसिक। तो वो भी जो एक अच्छा खासा अमाउंट है, सो दैट कि उस घड़ी में, उस समय में जब एम्प्लॉय की डेथ हो गई है, पब्लिक इशू रहते हैं, तो फैमिली को एक स्टेबिलिटी मिल जाती है, एक मंथली पेंशन मिल जाती है, एक इनकम का सोर्स मिल जाता है कि हाँ इतना पेंशन तो हमको आ ही रहा है ना। तो एक अर्नर जो आपका होता है, घर का मेन मुखिया होता है, इसको हम बोलते हैं अर्नर रहता है ना। अब वो उसकी डेथ हो जाती है तो फिर घर भी थोड़ा सा टूट सा जाता है। तो उस केस में अगर 60% पेंशन मिल जाती है बेसिक का, तो ये बहुत अच्छा प्रोविजन यूपीएस में है। बात करेंगे फैमिली पेंशन एनपीएस में। तो एनपीएस में एज सच मैंने आपको बताया कि कोई फैमिली पेंशन का कोई भी प्रोविज़न नहीं है ना। टोटली डिपेंड करता है कि आपने क्या एन्युटी प्लान चूज़ किया है। जब आप एनपीएस से एग्जिट करते हैं तो आपने क्या एन्युटी प्लान चूज़ किया है। अगर आपने जॉइंट लाइफ लिया है तो आपको फैमिली को पेंशन मिलेगा। जॉइंट लाइफ विद आरओसी लिया है तो ही मिलेगा। अगर जॉइंट लाइफ भी लिया है, सिंगल जॉइंट लाइफ विदाउट आरओसी भी लिया है, तो भी आपको, आपके जो स्पाउस रहेगी या जो भी आपके स्पाउस रहेंगे, उनको पेंशन का प्रोविज़न एनपीएस में है अपॉन द डेथ। बट इन केस अगर आपने वो नहीं चूज़ किया है और सिंगल लाइफ लिया हुआ है, सिंगल लाइफ विद आरओसी लिया हुआ है, तो एनपीएस में प्रोविज़न फैमिली पेंशन के बिल्कुल भी नहीं है। तो ये आपको जब भी आप, अगर आप एनपीएस, अभी अगर आप एनपीएस अगर आपके पास है और आप अगर फ्यूचर में, इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर में अगर आप रिटायर हो रहे हैं, तो आपको ये सोच समझ के चूज़ करना होगा कि आप फैमिली का भी ध्यान रखते हुए हमेशा जॉइंट लाइफ वाला ही ऑप्शन लें, चाहे वो आप आरओसी लें या आरओसी ना लें। आरओसी लेते हैं और नहीं लेते हैं, दोनों में पेंशन में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हार्डली 200 रुपये का डिफरेंस, 300 रुपये का डिफरेंस आता है, डिपेंड करता है वो भी कौन सी कंपनी में आप चूज़ कर रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जॉइंट लाइफ विद आरओसी ही एनपीएस से चूज़ करना चाहिए। ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, ज़्यादा बेनिफिट्स हैं उसमें। आपका जो, अगर इनकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद फैमिली को पेंशन का सेम पेंशन फैमिली को भी एक्सटेंड की जाती है। उसके बाद आरओसी का, जितने की एनुटी परचेस करते हैं, जितने कॉर्पस की, लेट से 50 लाख का आपने अगर एन्युटी परचेस किया, आपका कॉर्पोरेट 50 लाख था और आपने पूरे 50 लाख का एन्युटी परचेस कर लिया, तो 50 लाख का जो उसको बोलते हैं आरओसी, रिटर्न ऑफ कैपिटल, बेसिकली वो कैपिटल है आपका। तो जो रिटर्न ऑफ कैपिटल का पूरा पैसा है, जिसको भी आप नॉमिनी बनाते हैं, उसको रिफंड किया जाता है। तो ये एनपीएस में प्रोविजन है। अब दोस्तों हम बात करेंगे एडिशनल फीचर्स ऑफ पेंशन सिस्टम। इस दोनों पेंशन सिस्टम के एडिशनल फीचर क्या क्या हैं, तो दैट कि आपको एक क्लैरिटी रहे कि आपको यूपीएस चूज़ करना है या एनपीएस चूज़ करना है। सबसे पहले बात करूंगा यूपीएस में एक लमसम विड्रॉल। देखिए एनपीएस में लमसम विड्रॉल का कोई भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ग्रेजुइटी दोनों में है, चाहे वो आप एनपीएस, ग्रेजुइटी एनपीएस में नहीं कवर की जाती, ग्रेजुइटी अलग से पेबल रहती है, बट लेकिन यूपीएस में ग्रेजुइटी का प्रोविज़न दिया हुआ है। तो वो मतलब बेसिकली दोनों में ग्रेजुइटी दोनों साइड आपको मिलेगा, ठीक है। पेंशन भी दोनों साइड है, प्रोविजंस अलग अलग है लेकिन पेंशन है। लेकिन लमसम की मैं बात करूं तो ये आपको एनपीएस के थ्रू लमसम अमाउंट का कोई प्रोविज़न नहीं है, बट यूपीएस में प्रोविज़न है। तो 1/10 ऑफ देयर लास्ट राउंड बेसिक पे फॉर एवरी 6 मंथ ऑफ कंप्लीटेड सर्विस का ये फॉर्मूला इसमें है। तो एम्प्लॉय जो भी रिटायर करेंगे यूपीएस से, जो यूपीएस को ऑप्ट करते हैं, तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट उनको 1/10 ऑफ देयर बेसिक पे का 1/10, मान लीजिए अगर बेसिक पे 2 लाख रुपए है, तो उसका 1/10 करेंगे तो 20,000 रुपये हर 6 महीने की सर्विस, कंप्लीटेड सर्विस के हिसाब से पे किया जाएगा हर 6 महीने। अगर मान लीजिए वो 20 साल सर्विस करते हैं, तो 6 महीने का हो गया आपका 20,000 रुपये, तो पूरी साल का हो गया 40,000 रुपये, है ना।
और तो 40,000 रुपये आपको हर महीने और 20 साल सर्विस किया तो 40 इंटू 20 कर सकते हैं आप। 40 इंटू 20 करेंगे मतलब कितना हो गया? 40,000, 40 मतलब 40,000 की बात कर रहे हैं, क्योंकि 2 लाख आपकी मान लीजिए बेसिक है। बेसिक का 1/10 किया हमने, 1/10 किया तो मतलब 20,000 रुपये आया। और 20,000 रुपये 6 महीने के हिसाब से, मतलब आपने 20 साल जॉब की है, साल की बात कर रहे हैं। तो या तो जो 20,000 इंटू 40 कर दो सीधे सीधे, क्योंकि आपके 20 साल की सर्विस है और 6 महीने के हिसाब से पे कर रहे हैं। तो 20 इंटू 2 करेंगे तो 40 हो गया। 40 इंटू 20,000 रुपये, तो वो कर लीजिए। तो आपको लगभग लगभग 8 लाख रुपये का प्रोविज़न ये दिया हुआ है ना। तो अच्छा प्रोविजन है ये लमसम विड्रॉल का, सो दैट कि आप जब रिटायर होंगे यूपीएस से तो आपको पेंशन चालू हो गया है ना, जो भी आपके लास्ट ड्रॉन बेसिक पे उसका एवरेज करके। साथ ही साथ आपको ग्रेजुइटी अमाउंट मिल जाता है, साथ ही साथ आपको लमसम बेनिफिट भी आपको यूपीएस में है। एनपीएस में लमसम बेनिफिट, अलग से बेनिफिट का कोई प्रोविजन नहीं है। लेकिन विड्रॉल, लमसम विड्रॉ आप कर सकते हैं काय में से, जो आपका कॉर्पस रहेगा बेसिकली एनपीएस का। मान लीजिए आपका 1 करोड़ का एनपीएस का कॉर्पस है, तो एनपीएस आपको अलाउ करता है कि आप 1 करोड़ में से 60%, 60% आप विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, 60% आप विड्रॉ कर लीजिए, 40% का आपको कंपल्सरी एन्युटी लेना ही लेना है एनपीएस में। तो आप जब आप 60% विड्रॉ कर लिया, मतलब 1 करोड़ में 60 लाख रुपए तो आपने निकाल ही लिया, अब बचा 40 लाख। तो 40 लाख का आपको एन्युटी लेके उसको पेंशन आपको मिलना चालू हो जाएगा। लेकिन जो पेंशन 1 करोड़ का मिलेगा और जो पेंशन 40 लाख का मिलेगा, उसमें बहुत डिफरेंस होगा, क्योंकि 60% पैसा तो आपने निकाल ही लिया, अब 40% बचा। तो पेंशन भी आपको 40% के हिसाब से मान के चलिए कि जो पेंशन पहले मिलना था उसका पेंशन भी आपको 40% ही मिलेगा, है ना। तो ये जो पैसा है ये आपके कॉर्पस से ही आपने विड्रॉ किया है, ये अलग से कोई प्रोविजन नहीं है कि आप विड्रॉ कर आपको मिलता है। बट ये आपको कॉर्पस में से ही आप निकाल सकते हैं। आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं, या तो निकालना है या नहीं निकालना। नहीं निकालने का मतलब है कि आप 100% का एन्युटी ले रहे हैं, मतलब आपके पास अगर 1 करोड़ रुपया अगर आपके एनपीएस अकाउंट में है तो आप पूरे 1 करोड़ की आप एन्युटी परचेज कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं यूपीएस की, तो यूपीएस में एक अलग से प्रोविजन दिया हुआ है लमसम बेनिफिट का। वो आपको लमसम बेनिफिट के लिए मैंने बहुत अच्छे से आपको डिटेल में समझाया कि यूपीएस में अलग से प्रोविजन है, एनपीएस में अलग से कोई प्रोविजन लमसम बेनिफिट का नहीं है। इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन इन यूपीएस, ऑलरेडी ऑलरेडी हमने इस बारे में चर्चा कर ली है कि जो आपका यूपीएस है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, उसमें क्या है कि वो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर करके डीए का मान, महंगाई की बात करता है, महंगाई के बताता है कि कितनी महंगाई है। तो महंगाई के हिसाब से ये आपका जो है आपका जो पेंशन है वो एडजस्ट होगा। अगर महंगाई ज़्यादा होगी तो आपको पेंशन ज़्यादा मिलेगी, महंगाई कम हो गई तो हो सकता है पेंशन भी कम हो जाए। तो जो आपका जो मतलब आपको परचेसिंग पावर जो बेसिकली रहेगी, कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल मिल्क वाला एग्जांपल दिया था, दूध वाला, कि आज 70 रुपये है, कल 80 रुपये होगा, तो आप सो दैट कि उसको आप खरीद पाएँ, आपकी पेंशन उतनी रहेगी, महंगाई बढ़ती जाएगी, तो फिर आपके आपके ज़रूरत के सामान भी आना कम हो जाएंगे। लेकिन आपकी अगर जो बेसिक नीड है और उतना आपकी पेंशन भी उस हिसाब से बढ़ रही है, तो आपको उसमें आपको आप खरीद पाएंगे और आप अच्छे से जीवन यापन रिटायरमेंट के बाद कर पाएंगे। तो इन्फ्लेशन का जो प्रोटेक्शन है वो यूपीएस में दिया हुआ है, ऐसा कोई प्रोविजन एनपीएस में नहीं है। एनपीएस में एक बार आपका पेंशन जो स्टार्ट हो गया फिक्स पेंशन, तो वही आपके जिंदगी जीवन भर आपको वही पेंशन मिलने वाला है। इनफैक्ट अगर आपने जॉइंट लाइफ भी लिया हुआ है और आपका अगर इनकेस डेथ हो जाता है, तो एनपीएस में जो आपकी स्पाउस रहेगी उनको भी सेम पेंशन आपको कंटिन्यू रहेगा, उसमें ना कोई बढ़ेगा ना कम होगा, मतलब उसमें पेंशन हमेशा फिक्स हो जाता है। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, लैक ऑफ इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन इन एनपीएस। तो एनपीएस में इससे ऐसा इन्फ्लेशन का कोई भी प्रोविज़न नहीं है। एक बार अगर आप पेंशन चालू हो गया तो पेंशन हमेशा के लिए सेम अमाउंट पेंशन आपको मिलता रहता है। स्पाउस को भी आप डेथ के बाद वही सेम अमाउंट मिलेगा, और आरओसी का पैसा नॉमिनी को रिफंड कर दिया जाता है। चाहे वो 1 करोड़ का अगर आपने एन्युटी लिया है तो 1 करोड़ रिफंड किया जाएगा, 60 लाख का लिया है 60 लाख, 10 लाख लिया है तो 10 लाख। तो ये एनपीएस में इन्फ्लेशन का प्रोविज़न नहीं है जो यूपीएस में गवर्नमेंट ने दिया हुआ है।
तो दोस्तों आज हमने ये हमारा आज का टॉपिक था यूनिफाइड पेंशन सिस्टम वर्सेस नेशनल पेंशन सिस्टम। हमने एक आपको बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस करके बताया कि क्या क्या प्रोविज़न दोनों पेंशन सिस्टम में हैं। जो एग्जिस्टिंग एनपीएस है उसमें क्या क्या प्रोविज़न है, और जो अपकमिंग बोलिए या ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड यूपीएस बोलिए उसमें जो प्रोविज़न्स है उसके बारे में आपको बताया। अगर आप अभी आप नए हैं, मतलब नए ज्वाइन करने वाले हैं, या तो आपको ऑटोमेटिकली यूपीएस में ही आपका एनरोलमेंट रहेगा। लेकिन अगर आप ऑन पीएस में एनपीएस आपका कंटिन्यू है और अगर आप यूपीएस में स्विच करना चाहते हैं तो एक यूपीएस भी एक अच्छी स्कीम है, सब्जेक्ट टू कि आपका एनपीएस में कॉर्पस कितना है ना, और आपका बेसिक वगैरह कितना है। आप एक कंपेरेटिवली देख सकते हैं एक बार कि यूपीएस में आपका कितना, कोई फॉर्मूला तो यूपीएस में क्लियर है कि कितना पेंशन आपका बनेगा, तो वो फॉर्मूले के हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ में एनपीएस में भी अगर आप देखेंगे, अगर आप नियर टू रिटायर हैं तो आप एनपीएस में भी आपको दिख जाता है कि आपको कितना पेंशन बन रहा है डिपेंडिंग ऑन द कॉर्पस, आप कौन सा ऑप्शन किस बैंक से चूज करते हैं। क्योंकि जो भी जितने भी बैंक्स हैं उसमें, बैंक बोलिए या एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर, मतलब सिंपल टर्म्स में उसको हम बैंक ही बोलते हैं, और बट उनको अगर टेक्निकल टर्म बात करेंगे तो एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं, क्योंकि वो आपको एन्युटी दे रहे हैं। तो एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर डिफरेंट एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो उनका जो एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर का जो रेट्स भी रहती हैं डिफरेंट स्कीम्स की, वो उनका रेट्स भी वेरी करता है। तो आप डिपेंड करता है कि आप कौन से एसबीआई से लेते हैं, एलआईसी से, या एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, है ना, जिस भी बैंक से आप लेते हैं और कौन सा ऑप्शन चूज करते हैं, उससे आपको नेशनल एनपीएस में आपको पैसे मिलना चालू हो जाता है। तो आज का वीडियो होप आपको दोस्तों पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो नए विजुअल्स के साथ लेके आएँ, जिससे आपको समझने में इजी हो। और आपको अगर कुछ भी डाउट है, आपको अगर लगता है कि आप इस टॉपिक पे आपको अगर वीडियो चाहिए या जो हम आपके लिए बिल्कुल लेके आएंगे, आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और दोस्तों प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। हम आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो लाने का प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।